नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, ड्यू टू सम इंटरनेट इश्यूज आज आपकी क्लास लाइव नहीं हुई है 2 बजे, तो ये रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को मिलने वाली है एंड इसके लिए पहले से आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज कुछ नेट का इशू है तो हम उसे लाइव नहीं कर सकते थे। चलिए आज आते हैं अपनी न्यूज़ पर और बात करेंगे आज कौन कौन सी न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना भी है कि ISGS फाउंडेशन कोर्स 28 नवंबर से शुरू हो रहा है। फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास न्यू बैच विच इज गोइंग टू बी ऑनवर्ड्स 11:30 AM। तो जिनको भी इसमें ज्वाइन करना है या फिर एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं क्योंकि फ्रेश बैच है ये। नेक्स्ट है आपका IAS एंड UPPSC फाउंडेशन कोर्स 14 नवंबर से शुरू हो रहा है 10:30 बजे से लेकर के। BPSC फाउंडेशन, MPPSC एंड RAS जो भी बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आज आते हैं अब सबसे पहले है हमारा बाली यात्रा उत्सव, इसके बारे में जानेंगे। तो हाल ही में बाली यात्रा उत्सव जो है उसका उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के द्वारा किया गया है। ठीक है, आप सभी जानते हो कि ये जो बाली उत्सव है ये विश्व प्रसिद्ध एक उत्सव है। लगभग इसमें 1 सप्ताह तक ये चलाया जाता है। उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले आपके 14 देशों के राजदूत थे उनको शामिल किया गया। उच्चायुक्त थे, मिशन प्रमुख थे, राजनयिक सहित विदेशी प्रतिनिधियों के एक प्रतिष्ठित समूह को यहाँ पर शामिल किया गया था। इसके अलावा आसियान, बिम्स्टेक और प्रशांत द्वीप जो देश हैं इनके सांस्कृतिक समूह भी इसमें शामिल हुए थे। आगे बात करते हैं, ये जो उत्सव है ये आपका 8 दिनों तक चलने वाला है। तो इस 8 डेज के प्रोग्राम में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं? तो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडोनेशिया है, नेपाल है, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, स्लोवाकिया, बाली के सांस्कृतिक जो दल हो जाते हैं वो इसमें शामिल है। बाली यात्रा उत्सव देश के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है और इसको कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सेलिब्रेट किया जाता है। 1 सप्ताह तक चलता है। प्रतिवर्ष प्राचीन कलिंग ओडिशा में यह आपका आयोजित किया जाता था। ये बाली तथा अन्य दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों की स्मृति के उपलक्ष्य में आपका आयोजित किया जाता है। आई नो मेरी स्पीड आज थोड़ी सी ज्यादा तेज है बिकॉज आप लोग सामने है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ कोई बात करने वाला नहीं और मैं इसको जल्दी से समझाते हुए आगे बढ़ूं। इसी से संबंधित आपका प्रश्न है कि बाली यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप लोग मुझे आंसर कमेंट में दीजिएगा। लाइव में तो आज नहीं दे सकते तो कमेंट में जरूर देना। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के चलते ग्रैप 3 फेज आपका लागू कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि यहाँ की जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, गंभीर स्तर पर पहुंच गया और इसीलिए आपका ये ग्रैप लागू किया गया है। आरंभ 2017 में हुआ था। काम इसका ये होता है कि भाई वायु गुणवत्ता प्रबंधन करना है आपको। ठीक है, ये आयोग बनाया गया आपका CQAM द्वारा। ये आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना है और दिल्ली और NCR की ये AQI को टेस्ट करता है। ग्रैप के 4 चरण होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। देखिए अब ये जो स्टेज 3 यहाँ पर लागू किया है इसका मतलब ये है कि हमारा जो AQI है वो 400 से 1 से 450 के बीच पहुंच गया यानी कि गंभीर, और यहाँ पर आ जाता है अति गंभीर जो 450 से अधिक हो जाएगा। यदि आपका AQI 2 स्टेज पर है, मतलब आपका AQI 301 से 400 के बीच है तो स्टेज 2 है। स्टेज 1 होती है आपकी 201 से खराब होने लगना, 300 के बीच हो जाना। ग्रैप 3 के तहत जो प्रतिबंध है, निर्माण और विध्वंस गतिविधियां बैन हो गई हैं। स्टोन क्रशर और BS 3 जो है पेट्रोल डीजल, आपके BS 4 डीजल वाहनों का यहाँ पर परिचालन हो गया है। आगे आते हैं, सरकार स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का विचार कर रही है। बच्चों के लिए क्लासेस बंद कर दी गई हैं। रेलवे, मेट्रो, अस्पताल और राष्ट्रीय महत्व की जो परियोजनाएं हैं उनके खाली कार्य को महत्व यहाँ पर दिया जाएगा। दिल्ली के प्रदूषण का 30% हिस्सा स्थानीय और 35% आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो प्रदूषण आता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत वर्ष 2024 से इसको शुरू किया गया था। दैनिक आधार पर वायु की गुणवत्ता की रिपोर्ट के लिए आपका सूचकांक होता है। ये बताता है कि वायु कितनी आपकी स्वच्छ है या प्रदूषित है। ठीक है, इसके अंतर्गत 8 प्रमुख पैमाने होते हैं, PM 2.5, PM 10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चीजें आपकी इसमें टेस्ट करता है। देखिए ये इंडेक्स हमें क्या बताता है, 0 से 50 गुड है, 51 से 100 सेटिस्फाइज है, 100 से 200 मॉडरेट है, 200 से 300 पुअर है, 300 से 400 वेरी पुअर एंड 400 से 500 इज सर्व। नेक्स्ट, ग्रैप स्टेज 3 लागू किया जाता है जब वायु की गुणवत्ता का सूचकांक इनमें से क्या होगा, तो आपको बताना है इसका आंसर। भारत, नेपाल और बांग्लादेश की त्रिपक्षीय विद्युत समझौते के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने विद्युत आपूर्ति के लिए यहाँ पर समझौते किए हैं।
प्रमुख बिंदु क्या है? प्रमुख बिंदु ये है कि पहली बार 3 दक्षिण एशियाई देशों ने यहाँ पर ट्रांसमिशन नेटवर्क में सहयोग किया एंड इट इज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम एंड दैट्स व्हाई दिस एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ऊर्जा निर्यात का उद्घाटन केंद्रीय विद्युत और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का और बांग्लादेश के ऊर्जा सलाहकार मोहम्मद फैजुल कबीर के बीच में हुआ है। वर्चुअल के माध्यम से, यानी वर्चुअल कनेक्टिविटी के माध्यम से ऑनलाइन उन्होंने बातचीत करी और ये समझौता साइन किया। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण और बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड के बीच त्रिपक्षीय बिजली बिक्री समझौता 3 अक्टूबर 2024 को काठमांडू में हस्ताक्षरित किए गए थे। इस समझौते के अनुसार नेपाल बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली क्या करने वाला है? निर्यात करने वाला है। चलो आगे आ जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत सरकार ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा के दौरान इस 40 मेगावाट बिजली निर्यात के तहत भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक पहले त्रिपक्षीय बिजली आपूर्ति की सुविधा के अपने निर्णय की घोषणा की थी। ठीक है, इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने ऊर्जा क्षेत्र सहित ज्यादा उप क्षेत्रीय सहयोग के प्रति यहाँ पर प्रतिबद्धता आपकी दिखाई है। आगे बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से किस देश तक विद्युत आपूर्ति का उद्घाटन किया गया है? नेक्स्ट आते हैं बायोडिग्रेडेबल फोम के बारे में बात करेंगे। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल फोम विकसित किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। प्रोफेसर सूर्य सारथी बोस और सुबोध कुमार के नेतृत्व में शोध दल ने एक बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया है। ठीक है, ये पारंपरिक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पैकेजिंग के इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक सामग्री का एक टिकाऊ विकल्प प्रदान करता है। वर्तमान में वार्षिक उत्पत्ति 2.3 मिलियन टन प्लास्टिक फोम से 1% से भी कम रिसाइकिल किया जाता है। ये नवाचार एक गंभीर पर्यावरणीय जो चुनौतियां हैं उसका क्या करने वाला है? समाधान कर देगा। पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग फोम की विशेषताएं कि इसको हम पुनः संसाधित कर सकते हैं। पर्यावरण अनुकूल होगा तो विलय हो जाएगा। ये जो बायोफोम है ये 80 डिग्री सेल्सियस पर पर्यावरण के अनुकूल विलायक के संपर्क में आने से 3 घंटे में ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। गैर खाद्य तेलों और प्राकृतिक रूप से हार्डनर से बने हैं ये, और इसमें चाय की पत्तियों से निकाले गए पॉलीफेनोल आधारित हार्डनर्स और इपॉक्सीडाइज्ड फैटी एसिड का उपयोग किया गया है। भारत के फोम बाजार की बात करें तो $7.9 बिलियन का है वर्तमान में, और 2032 तक ये जो फोम का बिजनेस है ये $11.1 बिलियन तक पहुंच जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। भारतीय विज्ञान संस्थान की बात करें, स्थापना 1909 को हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे सरकार के बीच में समझौता हुआ है। कौन कौन से हैं समझौते में शामिल? इसमें है उद्योगपति जमशेदजी, नुसरवानजी टाटा, मैसूर आपका शाही परिवार और भारत सरकार। 3 लोगों के बीच में समझौता है। बेंगलुरु में स्थित है। विज्ञान, इंजीनियरिंग, डिजाइन, प्रबंधन से जुड़ा आपका अनुसंधान हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय विज्ञान संस्थान ने एक बायोडिग्रेडेबल फोम विकसित किया है। भारतीय फोम बाजार का मूल्य वर्तमान में $7.9 बिलियन है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नोट्रेड कैथेड्रल के बारे में जानेंगे। देखिए, हाल ही में फ्रांस सरकार ने 5 वर्ष बाद नोट्रेडम कैथेड्रल फिर से खोलने की घोषणा की है। 7 दिसंबर 2024 को ये जनता के लिए खोल दिया गया। 2019 में आप देखोगे विनाशकारी आग के बाद इसको बंद कर दिया गया था। बात करते हैं नोट्रेडम कैथेड्रल के बारे में। देखिए, नोट्रेडम फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है आवर लेडी ऑफ पेरिस। ठीक है, आवर लेडी ऑफ पेरिस इसको कहा जाता है, और ये पेरिस के आइल डे लॉसिट यानी कि सीन नदी में एक छोटे द्वीप पर स्थित एक चर्च हो जाता है। ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध गिरजा घरों में से एक है। पुराना इसलिए क्योंकि इसका निर्माण राजा लुईस 7 थे, इनके काल में किया गया था बिशप मैरिस डी सुली द्वारा 1163 ईस्वी में। 1345 में ये बनकर तैयार हुआ और इसका निर्माण गोथिक शैली में किया गया है। नोट्रे डेम कैथेड्रल में ही 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट का राज तिलक हुआ था और यूनेस्को द्वारा 1991 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नोट्रेडम कैथेड्रल किस देश में विकसित है? आपको बताना है भाई कहां पर स्थित है। बात कर लेते हैं, हाल ही में इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन है, इसके द्वारा 2024 में इन्फोसिस पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब किसको दिए गए हैं? तो 6 शोधकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक प्रशस्ति पत्र और यहाँ पर $1 लाख अमेरिकी की जो पुरस्कार राशि है वो दी गई है। यहाँ पर अर्थशास्त्र में अरुण चंद्रशेखर को, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर में श्याम गोलाकोट है उनको, मानविकी समाज विज्ञान में महमूद कुरिया को, जीव विज्ञान में सिद्धेंस कामत है, गणितीय विज्ञान में नीना गुप्ता है, भौतिक विज्ञान में मेदिका खेमानी है, इनको इसके लिए दिया गया है। अर्थशास्त्र के लिए 2024 का इन्फोसिस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। आई नो मैंने बहुत जल्दी पढ़ाया है आप लोगों को। रीजन इज दैट कि
भी जब आंसर नहीं मिल रहा होता है और अब इंटरेक्शन की आप लोगों से आदत हो गई है, तो वैसे तो मुझे लगता है फिर जल्दी से इसको खत्म करके आप लोगों को चीजें समझा दी जाए। तो ये थी आज की न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।